वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर क्लासेस। और आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये वाला चैप्टर हमको क्या है कि थोड़ा सा विलेज साइड से, यानी कि जो कृषि एरिया है, कृषि साइड है, उससे हम थोड़ा सा रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो क्रॉप होती है, क्रॉप का मतलब होता है फसल। क्रॉप का मीन फसल। जो हमारी फसल होती है उसको हम मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई फार्मर उसको उगाता है और हमारे जो मार्केट तक उसको कैसे पहुंचाता है, या फिर हम तक वो जो फसल होती है वो कैसे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are grown and cultivated at same place on large area या स्केल। लार्ज स्केल और एरिया में बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक जैसे प्लांट आर ग्रोन, उगाए जाते हैं और उनको विकसित किया जाता है, यानी कि कल्टीवेटेड किया जाता है एट सेम प्लेस, कोई एक ही जगह पे, ऑन लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पे। मतलब आप मान लो कि ये एक हमारा फील्ड है, यानी कि खेत है, तो इसमें ना ऐसे कोई फसल है जो एक ही टाइप की है। या तो जैसे कि ये प्लांट है हमारे वीट के, वीट यानी कि गेहूं। तो एक ही टाइप के प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं ऑन लार्ज स्केल पे, देन उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ये नहीं कि हमने यहाँ पे वीट उगा दिया, यहाँ पे मस्टर्ड है यानी कि गेहूं है, यहाँ पे सरसों है हमारी, यहाँ पे कोई अलग टाइप का प्लांट उगा दिया। अगर हम एक क्रॉप बोल रहे हैं तो यानी कि इस पूरे फील्ड में, यानी कि पूरे लार्ज स्केल पे हमको सेम प्लांट उगाना पड़ेगा, तब उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, जैसे क्रॉप किस किस की हो सकती है, एग्जाम्पल जैसे वीट की क्रॉप, मेज की, मेज मतलब होता है मक्का, कॉटन की, या मस्टर्ड ले लो, सरसों की। ठीक है, तो क्रॉप यानी कि क्रॉप व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल। जब हम एक जैसे प्लांट को किसी जगह पे उगाते हैं और उनको विकसित करते हैं बड़े पैमाने पे, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। अब क्रॉप कितने टाइप की होती है? हम दो टाइप की क्रॉप को पढ़ते हैं। टू टाइप्स होती हैं। एक तो होती है खारिफ क्रॉप और एक होती है हमारी रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप को आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे कि KR, यानी कि खारिफ रेनी, खारिफ और रेनी। अभी पढ़ेंगे क्या हो रहा है, क्या होती है ये। और रबी को हम कर सकते हैं RW, यानी कि रवि और विंटर। अब पहले हम खारिफ क्रॉप को लेते हैं कि ये होती क्या है। जो हमारी खारिफ क्रॉप होती है, इसका मतलब होता है खारिफ क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन,
ऐसी फसल जो कौन से मौसम में उगाई जाती है? बारिश के मौसम में, रेनी सीजन, उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है ना। अब जो हमारे इंडिया में ना जो रेनी सीजन कब से कब तक होता है, वो हमारा होता है जून से सितंबर के बीच में। ठीक है। तो जो क्रॉप जून से सितंबर के बीच के जो मंथ में यानी कि महीने में उगाई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। अब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं जैसे हमारे पैडी यानी कि जो धान होता है, मेज, मक्का, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और कॉटन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे खरीफ क्रॉप के। ठीक है। अब दूसरी क्रॉप होती है हमारी रबी क्रॉप। दूसरी क्रॉप है हमारी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का मीन्स होता है यानी कि क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी कि जो क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स यानी कि रबी फसल। अब जो हमारे इंडिया में विंटर सीजन होता है वो कहाँ से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च। जो फसल अक्टूबर के से मार्च तक के महीने के बीच के महीने में जो फसल उगाई जाती है उस फसल को हम बोलते हैं रबी क्रॉप। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि वीट, मस्टर्ड, ग्राम, चना और पी। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं हम कृषि। कृषि यानी कृषि का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, यानी ये खेती करने की एक प्रैक्टिस होती है और इसमें क्या किया जाता है और क्या, ये कल्टीवेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल को विकसित किया जाता है टू ग्रो क्रॉप, कोई भी फसल को उगाने के लिए, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ऑफ और कल्टीवेशन ऑफ सॉइल टू ग्रो क्रॉप, यानी कि ये एक खेती करने की प्रैक्टिस होती है और ये कल्टीवेशन ऑफ यानी कि सॉइल को विकसित किया जाता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब होता है स्टेप फॉलोड बाय फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि जो स्टेप कोई फार्मर फॉलो करता है, कौन से स्टेप किसके लिए फॉलो कर रहा है वो, किसी भी फसल को उगाने के लिए जो स्टेप वो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें 7 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारी 7 स्टेप्स? सबसे पहले बात आती है हमारी 7 स्टेप्स में, सबसे फर्स्ट है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले क्या करता है वो सॉइल को तैयार करता है खेती के लिए।
दूसरी हमारी स्टेप होती है शोइंग, यानी कि बुवाई, ठीक है। तीसरी हमारी स्टेप होती है एडिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी कि खाद और ऊपर को जब हम डालते हैं, हमारी जो सॉइल उसमें होती है, उसको हम एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं। फोर्थ हमारी स्टेप होती है इरिगेशन। इरिगेशन का मीन होता है यानी कि सिंचाई। अपने खेत में जो सिंचाई करते हैं ना फार्मर, उसको इरिगेशन बोलते हैं। फिफ्थ होती है हमारी रिमूविंग ऑफ वेट्स। रिमूविंग ऑफ वीड्स यानी कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं वो अपने आप खेत में जो उग जाते हैं ना, उनको हम वीड्स बोलते हैं, जो हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सिक्स्थ है हमारा रिमूविंग ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको जो हम काट देते हैं ना, उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सेवेंथ स्टेप की, स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि जो फसल है हम उसको स्टोर करेंगे, उसको स्टोरेज बोल देते हैं। अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की फर्स्ट स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम पढ़ते हैं टाइलिंग और प्लोइंग। टाइलिंग और प्लोइंग का मीन होता है यानी कि द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, टाइलिंग और प्लोइंग का मतलब होता है जो हमारी सॉइल होती है हम उसको क्या करते हैं, लूज करते हैं, थोड़ी ढीली करते हैं। पहले क्या एकदम से वो टाइट होती है तो उस पर हम मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, हम फसल नहीं उगा सकते, और उसको टर्न करते हैं यानी कि उलट पुलट करते हैं हमारी मिट्टी को, तो उसको बोलते हैं हम टाइलिंग एंड प्लोइंग, यानी कि द लूजनिंग ऑफ एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब ये हम जो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल है ये क्यों करते हैं, इसका प्रॉफिट होता है क्या, जो हमारी फसल है उसकी रूट है ना, जो रूट्स वो क्या है, पेनिट्रेट इजीली डीप इनटू द सॉइल। यानी कि जो हमारी रूट्स होती है ना फसल की, वो पेनिट्रेट यानी कि अंदर इजीली चली जाएंगी सॉइल में। अगर वो मिट्टी थोड़ी टाइट होगी या फिर ठोस होगी तो उसमें वो इजीली नहीं जा पाएंगी ना, इसलिए अगर हमने उसको लूज किया तो वो इजीली क्या है, चली जाएंगी, इसलिए हम करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, रूट इजीली ब्रीथ। अब जब हमारी जो सॉइल है वो लूज है तो सिंपल सी बात है, जो हमारी जो रूट्स है ना वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाएगा, इसलिए भी करते हैं हम हमारी जो सॉइल है उसको लूज और टर्न। इसका थर्ड रीजन होता है प्रॉफिट, मान लो हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ earthworm एंड माइक्रोब्स। यानी कि जो अर्थवर्म होते हैं ना और माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीव
जो होते हैं उनको इजीली क्या है कि अगर जो हमारी सॉइल है ना लूज होगी और अगर हम उसे टर्न कर पाएंगे ना तो वो इजीली डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से, और जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं ना वो हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और खेती करने में हेल्प भी करते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ होना ज़रूरी होता है। इसलिए भी हमारी सॉइल को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है। फोर्थ, अगर हम उसको टर्न करते हैं, क्या होता है कि खेती करते हैं हम, एक बार किसान ने खेती कर ली तो उसके जो न्यूट्रिशन है ना वो कम हो जाते हैं अपर सॉइल से, यानी कि जो ऊपर वाली सॉइल होती है ना उसमें से न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, और जो थोड़ा अंदर न्यूट्रिशन होंगे तो उसको जब हम टर्न करेंगे देन ही तो वो ऊपर आएंगे ना न्यूट्रिशन। इसलिए उसको और क्या है, हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए भी हमारी सॉइल को लूज और टर्न करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाने के लिए भी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाती है। अब इसके ना 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले प्लो, यानी कि जिसे हल बोलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का होता है। इधर क्या होता था, इधर तो कोई जानवर को लगा देते हैं और इधर से खेत से क्या है वो ऐसे रिगड़ता हुआ जाता है, तो वो हमारी जो सॉइल होती है ना उसको लूज करता हुआ जाता है, ठीक है। फ्लो तो ऐसा होता है और किस में हेल्प करता है, ये लूजनिंग ऑफ द सॉइल में। दूसरा है हो, इसको खुरपा बोलते हैं हिंदी में। हो भी क्या करता है, एक तो रिमूविंग ऑफ वीड्स में हेल्प करता है, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारी सॉइल को भी लूज बनाता है। और एक होता है कल्टीवेटर, ये भी उसी में हेल्प करता है, किसमें, हमारी सॉइल को लूज और टर्न करता है और रिमूविंग ऑफ वीड्स भी करता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम अपनी पे, दूसरी है शोइंग, यानी कि बुवाई। बीज को जब बोते हैं उस स्टेप को हम बोलते हैं शोइंग। अब शोइंग में क्या होता है, द प्रोसेस of the sown the seeds in the soil, यानी कि बीज को खेत में बोना होता है सोइंग। जब हम हमारी सॉइल में हम सीड को यानी कि बीज को बोते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग, ठीक है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी में क्या होता है, एक किसान होता है, एक बर्तन में पानी लेता है, ठीक है, कोई भी बड़ा बर्तन होता है, तो जो बीज लेके आया है बोने के लिए उस बर्तन में डाल देता है, ठीक है। अब कुछ तो जो बीज होते हैं वो तो फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते रहते हैं, और कुछ बीज क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, वाटर को और सीड को मिक्स कर दिया, यानी कि घड़े में वाटर को और सीड को डाल दिया। अब जो फ्लोटेड सीड हैं वो हमारे होते हैं अनहेल्दी, अनहेल्दी होते हैं, और जो सिंक किए हुए हैं यानी कि डूब चुके हैं जो सीड्स वो हमारे होते हैं हेल्दी सीड्स। अब ऐसा क्यों है कि जो फ्लोट करे हुए या फिर तैर रहे हैं जो सीड्स बीज वो अनहेल्दी क्यों है, अब वो इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि उनमें या तो छेद हो गए होंगे। अब किसी बीज में छेद है तो सिंपल सी बात है उसको हम उगाएंगे तो वो क्या है कि वो प्लांट में डेवलप नहीं होगा, इसलिए ये वाली जो एक्टिविटी है की जाती है। और जो सिंक वाली सीड है वो हेल्दी है, यानी कि एकदम तैयार है वो सीड हमारी खेती के लिए, तो हम ये वाली एक्टिविटी या फिर फार्मर्स ये वाली एक्टिविटी करते हैं। अब शोइंग टू टाइप से की जाती है, एक तो उसका होता है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल
मेथड। ट्रेडिशनल मेथड होता है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि द सीड्स सोन बाय द हैंड, सीड्स सोन बाय द हैंड। जो सीड सोन होते हैं हैंड की हेल्प से, यानी कि किसान क्या करता है, एक बाल्टी में बीज ले लेता है और हाथ से ऐसे ऐसे करते हुए वो खेत में बीज को बोता जाता है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में कर दो रहे हैं हम, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में है ना, कभी कभी क्या है कि एक जगह पे 2 बीज चले जाते हैं, 3 बीज चले जाते हैं, उनका कोई रेगुलर डिस्टेंस नहीं होता है। मान लो यहाँ पे 2 बीज चले गए, 4 चले गए, यहाँ पे 2 चले गए और थोड़ी सी पास में चले गए, तो ये एक रेगुलर डिस्टेंस पे नहीं होते, यानी कि एक डिस्टेंस के बाद नहीं होते। और इनकी मतलब अब एक जगह बहुत ज़्यादा सीड्स हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी कि न्यूट्रिशन कौन पहले लेगा, तो इनको डेवलप करने में ना इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से ना ये, हाँ मेथड ठीक तो है, एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मॉडर्न टाइप का जो मेथड है वो है एक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिससे क्या होता है कि एक रेगुलर डिस्टेंस में सीड को बोया जाता है, और एक मतलब डेप्थ होती है कि इसी डेप्थ पे, मतलब पहले अगर इस सीड को हम एक डेप्थ पे बो रहे हैं तो दूसरे को भी इसी यहाँ पे बो रहे हैं, यहाँ पे, तो मतलब एक डिस्टेंस सेम होता है और रेगुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इजीली प्लांट्स ग्रो करता है, उसको न्यूट्रिशन इजीली अच्छे से मिलता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल जो मशीन से होती है और इसका प्रॉफिट यही होता है कि अच्छे से रेगुलर डिस्टेंस पे सीड को बोया जाता है। अब लास्ट बात करते हैं हम अभी, थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब बीज बो दिया हमने, अब क्या करेंगे हम उसमें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी कि अब हमारे खेत में बीज बो दिए हमने, अब हमें क्या करना है, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना है। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर, जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। मैन्योर क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो हमारा नेचर से मिला, यानी कि नेचुरली बना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। यानी कि और जो फर्टिलाइजर होता है हमारा वो इन ऑर्गेनिक होता है, इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसको हम कोई भी ओपन एरिया में बना सकते हैं। प्रिपेयर्ड इन एनी ओपन एरिया। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ हम कहाँ बना सकते हैं, फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर को बनाया जाता है, यानी कि प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होती है, ह्यूमस प्रेजेंट, और सिर्फ ये ह्यूमस ही प्रोवाइड कराता है सॉइल को। ह्यूमस क्या होती है, जो हमारे डेड और डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं ना, जो हमारे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, जो वेजिटेबल या फिर कोई एनिमल मर गया, सड़ गया और एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ह्यूमस का रूप ले लेते हैं। ह्यूमस उसी को बोलते हैं। तो हमारे मैन्योर में सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमस प्रेजेंट होती है, और वो हमारी सॉइल को भी क्या प्रोवाइड कराती है, देती है, ह्यूमस देती है। लेकिन इसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होती है, ह्यूमस एब्सेंट। अब
जो हमारा मैन्योर होता है वो चीप इन कॉस्ट होता है, यानी कि सस्ता होता है, चीप इन कॉस्ट। लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होता है। कोई फार्मर उसको खरीदेगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो महंगी होगी। अब सिंपल सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि अगर यार ये चीप है तो ये एक्सपेंसिव है तो किसान इसको क्यों खरीदते हैं, लेकिन फिर भी किसान इसको ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि मैन्योर सिर्फ हमारी सॉइल को क्या प्रोवाइड कराता है, ह्यूमस, वो कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता, ज़्यादातर वो ह्यूमस प्रोवाइड कराता है सबसे ज़्यादा। लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर होता है ना वो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराता है। कौन कौन से? NPK यानी कि नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है हमारी सॉइल को, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और पोटेशियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हो गए मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में ही बनता है हमेशा, है ना, और इसको हम किसी भी ओपन एरिया में ही अपने आप बन जाता है, या फिर इंसान जो डेड और डिकेइंग मटेरियल डालता जाता है और मैन्योर हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होती है और इसमें ह्यूमस एब्सेंट होती है। ये चीप इन कॉस्ट होता है, ये एक्सपेंसिव इन कॉस्ट होता है, और इसमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता ये सॉइल को, लेकिन ये हमारी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को प्रोवाइड कराता है। और इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, नो न्यूट्रिएंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे।